अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने एडवांस जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट शुरू की हुई है और हमने सारे कॉन्सेप्ट ले लिए हैं सिवाय एपीआई इंटीग्रेशन के। तो आज के इस लेक्चर में हमने एपीआई इंटीग्रेशन पढ़नी है, उसके मेथड्स देखने हैं क्या होते हैं, फेच फंक्शंस क्या होते हैं और हमने वो क्यों यूज करने हैं। आज के इस लेक्चर में हम ये सारा कुछ ए टू जी कंप्लीट करेंगे। तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपने इसको एंड तक देखना है और अगर कुछ समझना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जैसे कि हमने देख लिया कि आज के इस लेक्चर में हमने पढ़नी है एपीआईज। और एपीआईज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर भी, और एक वेबसाइट बनाने के लिए भी एपीआईज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हम देखेंगे कि एपीआई इंटीग्रेशन होती क्या है। ठीक है, एपीआई क्या होती है वो तो हमें पता है कि एपीआई डाटा डेटाबेस से लेके आती है और डेटाबेस में लेके जाती है। लेकिन एक्चुअल एपीआई इंटीग्रेशन क्या होती है अब उसको हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा, एपीआई इंटीग्रेशन, एपीआई का जैसे मैंने जिक्र कर दिया कि वो एक वेटर के तौर पे काम करती है, ब्रिज के तौर पे काम करती है डेटाबेस से चीज़ें लाने में और डेटाबेस को चीज़ें देने में। ठीक है, और हम एपीआई को लिंक करते हैं अपने कोड के साथ ताकि हमारी जो वेबसाइट्स हैं वो और पावरफुल हों, सिक्योर हों, यूज़र फ्रेंडली हों। ठीक है, इसको आगे जाके हमें और भी बेहतर समझ आएगी अभी। इसके कुछ फंक्शंस हैं, गेट रिक्वेस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट है, पुट वर्सेस पैच है और डिलीट है। ये एक एक करके हम अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको इसका और आइडिया हो जाएगा कि इन चार तरीकों से हम एपीआई इंटीग्रेशन कर सकते हैं और उनसे होता क्या है। अच्छा, यूज केस क्या है एपीआई इंटीग्रेशन का। अब जैसे सपोज करें आप उबर या क्रीम की ऐप यूज करते हैं और वहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होता है साइन अप का, एक ऑप्शन आ रहा होता है साइन अप विद गूगल का। अगर आप साइन अप करें तो आपको पूरा अपना नाम शाम लिखना पड़ता है, ईमेल लिखनी पड़ती है, शायद शायद जाके ईमेल वेरीफाई भी करनी पड़े। ये सारा आपको एक लंबा सारा प्रोसेस करना पड़ता है। उसी की साइड पे लिखा हुआ साइन अप विद गूगल, और अगर आप साइन अप विद गूगल करें तो आपको कोई फॉर्म फिल नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्ट साइन इन हो जाते हैं और वो खुद ही आपका ईमेल पासवर्ड सारा कुछ रख लेता है और आपका नेम भी वहां से फेच करके ले आता है। अब इसके पीछे क्या हो रहा है, इसके पीछे गूगल की एपीआई चल रही है। गूगल ने अपनी एपीआई बनाई और हमें दी यूज करने के लिए, उबर वालों को दी। उबर वालों ने वो यूज की और उसके उससे क्या हुआ, जो यूजर है जिसने काम करना है एक्चुअल वो यूज करनी है चीज, उसके लिए कितनी आसानी हो गई। इसी तरह ईमेल काम, एपीआई काम करती हैं और वो यूजर फ्रेंडली स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास हर चीज़ की एपीआई होती हैं अवेलेबल। कुछ पब्लिक एपीआई होती हैं, पब्लिक एपीआई से मुराद है वो कोई भी यूज कर सकता है। कुछ प्राइवेट होती हैं, वो या तो पेड होती हैं या फिर वो किसी की एक्सेसिबल नहीं होती। तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट किस्म की एपीआई अवेलेबल होती हैं मार्केट में। अच्छा जी, फेच फंक्शन क्या होता है। पहले जो है ना एपीआई को हम बुलाने के लिए ना, यानी एपीआई यूज करने के लिए ये यूज करते थे एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट। ठीक है, पहले ये एक प्रॉपर चीज यूज होती थी। अब क्योंकि जावास्क्रिप्ट अपडेट हो रही है, ये 6 आया, उसके बाद हमारे पास आ गया फेच फंक्शन। फेच फंक्शन क्या होता है, वही एपीआई को यूज करने के लिए एचटीटीपी रिक्वेस्ट को, एपीआई की जो कॉल्स होती है, रिक्वेस्ट होती है, उसको हम कहते हैं एचटीटीपी रिक्वेस्ट। ठीक है, तो उसको कॉल करने के लिए फेच फंक्शन यूज करते हैं। उससे हमारा काम आसान हो जाता है, कोड लिखना आसान हो जाता है, समझना आसान हो जाता है। ठीक है, और एसिंक्रोनस कोड को यूज करने के लिए प्रॉमिस बेस्ड फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। प्रॉमिस बेस्ड फंक्शन हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। एसिंक्रोनस कोड क्या होता है वो भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, ऊपर आई टैग में आ रहा होगा। आपने अगर आपको ना पता हो तो आप वो जाके लेक्चर देख सकते हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं हम थोड़ा सा कोडिंग की तरफ। हमने थोड़ी सी थ्योरी देखनी थी, वो जरूरी थी। सेंटेक्स इसका देख लेते हैं कि जी फेच फंक्शन का सेंटेक्स क्या होता है। सिंपल हमने लिखना है फेच, उसके बाद हमने एपीआई का यूआरएल देना है। ठीक है, हर एपीआई का कोई यूआरएल होता है, उसको कहते हैं बेस यूआरएल। ठीक है, इसको यूआरएल देना है, फिर कॉमा लगा के हमने अपनी ब्रैकेट्स लगानी है। सबसे पहले हमने देना है मेथड। मेथड में कोलन लगा के हमने बताना है गेट का है, पोस्ट का है, पुट का है, डिलीट का है, वो जो हमने चार शुरू में पढ़े थे। अगर आप यहाँ मेथड नहीं देंगे कोई भी तो वो खुद ही बाय डिफॉल्ट ले लेगा कि गेट का मेथड है। ठीक है, हेडर्स देने हैं कि आप क्या करने लगे हैं। ठीक है, बॉडी में आपने बताना है कि हमारे पास क्या होगा। जरूरी नहीं है बॉडी हर जगह जाए, पोस्ट पुट और पैच में जाती है। ठीक है, गेट और डिलीट पे नहीं जाती बॉडी। बॉडी का मतलब है जो आप सपोज करें आपने कोई चीज़ भेजनी है डेटाबेस में, तो आप क्या भेज रहे हैं। ठीक है, अगर आपने डेटाबेस से लेनी है तो फिर आपको कुछ भी बॉडी में भेजने की जरूरत नहीं है। अगर आप डिलीट कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ भी बॉडी में भेजने की जरूरत नहीं है। ओके हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये ब्रैकेट बंद हो गई है। उसके बाद हमारे पास प्रॉमिस फंक्शन है, क्योंकि तो हमारे पास डॉट देन के अंदर रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, ये सारा रिस्पॉन्स आ रहा है और डॉट देन के अंदर हमारे पास ये डाटा आ रहा है सारा, जो एपीआई भेज रही है, जो इस यूआरएल से हमें आ रहा है। और डॉट कैच के अंदर हमारे पास एरर आ रहा है। तो इन तीनों चीज़ों को हम यूज करते हुए
अपना जो भी स्ट्रक्चर रेडी करना है वेबसाइट का वो हम कर सकते हैं। ठीक है, ये किसी एक मेथड का मैंने नहीं बताया, ये चारों का इकट्ठा ही बताया हुआ है। एक एक को भी हम करके देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है जी गेट रिक्वेस्ट। और गेट रिक्वेस्ट में हम क्या करते हैं, हम सर्वर से या डेटाबेस से डाटा मंगवाने के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है, हमने फैच के अंदर सिर्फ यूआरएल लिखना है। ये यूआरएल है कि जी api.example.com, तो ये एक एपीआई है। और स्लैश पोस्ट ये उसका एंड पॉइंट है। ये जो पोस्ट है ये एक एंड पॉइंट है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि इस पोस्ट में जितना भी डाटा है उठा के ले आओ। ठीक है, तो हमें डाटा शो हो जाएगा। इसको अब हम ट्राई करके देखते हैं ताकि आपको साथ साथ समझ भी आए। अच्छा जी, ये एक एग्जाम्पल एपीआई है, इसका यूआरएल जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आप इसके साथ खेल सकते हैं। यानी एपीआई बनाना आपका काम नहीं है। ठीक है, एपीआई बैक एंड डेवलपर्स बनाते हैं, तो वो उसके साथ अपने इंटीग्रेशन जो करनी होती है वो फ्रंट एंड में ही आती है। ये हम इंटीग्रेशन करने लगे हैं, यानी कि फ्रंट एंड को एपीआई के साथ मिलाने को एपीआई इंटीग्रेशन कहते हैं। एपीआई बनाना बैक एंड का काम है। अब ये एपीआई ऑलरेडी बनी हुई है, फ्री की एपीआई है, फेक एपीआई है। इसको यूज़ करते हैं हम और देखते हैं कि क्या हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमने पहले क्या करना है, गेट ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये हमने पढ़ा ना गेट वाला एंड पॉइंट। तो इसमें उन्होंने तरीका दिया हुआ कि फेच करो, ये यूआरएल है। ठीक है, और प्रोडक्ट्स के नाम से उनका एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट का नाम है प्रोडक्ट्स। ठीक है, अच्छा ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ना इसको कहते हैं एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। जैसे गेट कैसे करनी है प्रोडक्ट, उसने लिखा हुआ है कि ये कोड होगा, इस तरह का रिस्पॉन्स आपको आएगा। ठीक है, ऐड कैसे करनी है उसका ये सारा तरीकाकार उसने सारे चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इसको कहते हैं एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। जब बैकएंड इंजीनियर्स या बैकएंड डेवलपर्स ये बनाते हैं एपीआईज, तो हम क्या कहते हैं, वो हमें एक डॉक्यूमेंटेशन भी देते हैं कि उसको यूज़ कैसे करना है। ठीक हो गया, यानी अब 200 का मतलब है कि आपका काम सही हो गया। 400 का मतलब है कि आपकी जो एपीआई की रिक्वेस्ट है वो बैड रिक्वेस्ट है, यानी कि आपको डाटा नहीं मिला। इस तरह की यानी ये बेसिक सी चीज़ें वो लिख देते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास उन्होंने कहा है कि अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आपको डाटा शो हो जाएगा। चलिए इसमें हम ये हमने एक नया फंक्शन बनाया है। ठीक है, एपीआई इंटीग्रेशन। ठीक है, और अच्छा जी ये हमने कॉपी कर लिया यहाँ से। ठीक है, और ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ये हमारे पास फंक्शन है, इसमें हम समझ लेते हैं हो क्या रहा है। वो क्या कह रहा है, फेच करो इस यूआरएल से। ये बेस यूआरएल है एक एपीआई का। ये जो है ना सारा ये एक बेस यूआरएल है। इसके आगे जो है वो एक एंड पॉइंट है। यहाँ पे प्रोडक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो हम आगे आगे देखेंगे। ये सिर्फ ये चेंज होगा, बाकी ये वाला सेम रहेगा। यानी बेस यूआरएल एक ही रहेगा, उसके एंड पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये हमने उसको यूआरएल दे दिया। उसके बाद हमने कहा क्योंकि ये प्रॉमिस फंक्शन है डॉट देन हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये एक एरो फंक्शन है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, सारा उसका जेसन में कन्वर्ट कर रहे हैं हम उसके रिस्पॉन्स को। ठीक है, क्योंकि हमें रिस्पॉन्स जेसन में आ नहीं रहा, पर हम उसको जेसन में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो और हम उसके साथ फंक्शन परफॉर्म कर सकें। ठीक हो गया, उसके बाद फिर डॉट देन लग रहा है वो डाटा आ रहा है। यहाँ पे हम रिस्पॉन्स भी लिख सकते हैं, डाटा भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। यानी हमें इसमें अब हमारे पास एक्चुअल डाटा जो पी से आ रहा है वो जेसन जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट होने के बाद मिल रहा है। और उसको हम क्या कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग इस सारे डाटे को। ठीक है, अब हम इसको चलाने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ अभी यहाँ से आ रहा है, हम इसको अगर जाके ये हमारे पास हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल है जिसे हमने लिखा है, हमारे पास कंसोल में इसका डाटा फिलहाल नहीं आ रहा होगा क्योंकि अभी हमने इसको चलाया ही नहीं है। वो चलाने के लिए हमें इसको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको अब हम क्या करते हैं, हम एक बनाते हैं वेरिएबल कॉन्स्ट फैच डाटा के नाम से। ठीक है, और इसको हमने एक फंक्शन में इनक्लोज कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हम एक बटन बनाते हैं सिंपल सा, और उसके ऑन क्लिक होने पे हम एक फंक्शन चला देते हैं फैच डाटा का, और इसको हम कर देते हैं फैच डाटा। और हम जाके रिफ्रेश करते हैं, ये अपना कंसोल खाली कर दिया हमने ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। पिछले भी कंसोल आ रहे हैं हमारे पास। हमने अब फैच डाटा को ऊपर क्लिक किया है, और अब हमें यहाँ पे डाटा रिसीव होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एपीआई रिस्पॉन्स कभी कभी लेट भी लेके आती है, वो डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी वो लेके आती है उस एपीआई के ऊपर, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो हो सकता है हमें यहाँ पे थोड़ा सा टाइम भी लग जाए।
और हो सकता है हमें एरर्स भी मिल जाए, तो हम यहाँ पे नीचे एरर्स का भी एक बना सकते हैं बाद में। अब जैसे देख सकते हैं आप कि हमें ये सारा डाटा मिल गया। 20 किस्म के प्रोडक्ट उसने दे दिए हमें, ठीक है। ये कैटेगरी भी है, उसमें डिस्क्रिप्शन है, आईडी है, उसकी इमेज है, उसकी प्राइस है, उसकी रेटिंग है, उसका टाइटल है। ये एक प्रोडक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, और इस तरह की हमें 20 प्रोडक्ट्स उसने ला के दे दी हैं इस एपीआई के अंदर से। ठीक है, हो गया। ये हमारे पास फैच का काम है। तो देखें, उसने ये एपीआई से डाटा ला के दे दिया। अब हमारी मर्जी, इसको हम जहाँ मर्जी शो कर सकते हैं, अपनी यूआई के अंदर भी शो कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अगर अब हम यहाँ लिख देते डॉट देन, और यहाँ पे हमें मिलेगा एरर। ठीक है। यानी कि अगर सपोज करें, अभी ये जो डाटा आ गया ना, अगर कोई एरर आता, सपोज करें हमारी एपीआई का हमने जो यूआरएल है वो भी गलत दिया होता, ठीक है, तो हमें क्या होता, एरर आ जाता। हमने फेच किया, उसने क्या भेज दिया, उसने एरर भेज दिया, ये उसका जो यूआरएल है वो गलत है, या जो भी उसने अपना एरर वहां से निकाल के दिया। अब हमने ये सही कर दिया, और अब हम इसको ख़राब कर देते हैं, एंड पॉइंट को, और इसको हम खाली करते हैं अपने कंसोल को। अब हमने फेच किया है डाटा, देखते हैं क्या होता है। जब ये देखें दोबारा हमारे पास ये एरर आ गया, ठीक है, उसने एरर निकाल के दे दिया कि ये फाउंड, नॉट फाउंड, प्रोडक्ट नॉट फाउंड, प्रोडक्ट करके है ना हमारा जो एंड पॉइंट है, तो वो इसलिए उसने एरर ला के दे दिया। तो अगर हम फेच करें डाटा को, तो ये उसने डाटा भी सारा ला के हमें दे दिया। इसको वो करने का एक और तरीका है, और प्री डिफाइंड हो जाता है इससे। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अच्छा, अब जैसे हमने पढ़ लिया है कि हमने गेट कैसे करना है डाटा डाटा अब हमने देखना है कि हमने डाटे को भेजना कैसे है। सर्वर से हमने निकालना को सीख लिया है, तो अगर हमने कोई नया डाटा सर्वर में भेजना है, तो वो हमने कैसे भेजना है। जैसे 20 रिकॉर्ड हमें शो हो रहे थे ना, 20 किस्म के ऑब्जेक्ट्स आ रहे थे, हमने 21वां ऑब्जेक्ट भेजना है, तो हमने वो कैसे करना है, यानी कि प्रोडक्ट ऐड करनी है। पहले हम प्रोडक्ट्स गेट कर रहे थे, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे। ये हमारे पास फैच का यूआरएल आ गया। ये एंड पॉइंट देखें चेंज हुआ है, ये सारा सेम है, ये सिर्फ एंड पॉइंट चेंज हुआ है। तो उसका कोई भी एंड पॉइंट हो सकता है, जो भी एपीआई बनाएगा वो अपने नाम तो खुद ही रखता है, ठीक है। तो हम देख लेंगे हमारे पास जो एपीआई उसमें क्या नाम है। उसके बाद हमने मेथड में गेट की जगह क्या लिखना है, पोस्ट। अच्छा, अभी आपने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था, हमने कुछ भी नहीं लिखा था जब हमने कोड किया है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ही गेट होता है अगर आप कोई भी मेथड ना लिखें। तो अब मेथड लिख दिया पोस्ट, बॉडी में हमने क्या कह दिया कि हम जेसन डॉट सिंगिफाई कर रहे हैं, ठीक है। जेसन में था ना डाटा, अब जेसन डॉट सिंगिफाई करें, तो जब सेव होना है तो वो स्ट्रिंग की सूरत में होना है, और जब हमने वापस गेट करना है तो हमने उसको जेसन में कन्वर्ट करना है, जैसे हमने पहले को किया है। अब हम उसको क्या करें, एक टाइटल न्यू ऐड कर दो, ठीक है, और उसका नाम है न्यू पोस्ट। टाइटल ऐड कर दो, उसका नाम क्या है, न्यू पोस्ट, और हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। अब इसको अगर हम सैंपल में करके देखें, तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऐड करनी है, तो उसका हमारे पास एंड पॉइंट है। अच्छा जी, हमारे पास यही एंड पॉइंट है, बस हमारा मेथड चेंज है पोस्ट, ठीक है। एंड पॉइंट हमारा प्रोडक्ट्स ही है, हम पहले गेट कर रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसका नाम रखते हैं पोस्ट डाटा, ठीक है। यूआरएल यही रहेगा हमारा, और उसके बाद हमारा यहाँ लगेगा कॉमा, ठीक है। इसके अंदर हम काफ़ी कुछ लिखेंगे, जैसे हमारा मेथड आ जाएगा पोस्ट का, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे हेडर्स आ जाएंगे। इसको हम कॉपी ही कर लेते हैं, इसको हम कैपिटलाइज ही लिख लेते हैं, और उसके बाद कोमा, ठीक है।
एडर्स आ गए हमारे, ये उसने सारा दिया भी हुआ है अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, और हमारी ब्रैकेट इधर होगी बंद। अच्छा, उसके बाद हमारे पास डॉट देन के अंदर रिस्पॉन्स आ रहा है जो हम जेसन में कन्वर्ट कर रहे हैं, और डाटा आ रहा है जो हम कंसोल करा रहे हैं। अब हमें डाटा यहाँ पे कोई नहीं आएगा क्योंकि हम ये तो डाटा भेज रहे हैं, उसमें हमें डाटा मिल रहा था। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे करवा देना है कंसोल डॉट लॉग में हम कर देते हैं सक्सेस। हमने डाटा लिख दिया पर वो यूज़ नहीं हो रहा क्योंकि अभी हमें डाटा कहीं पे चाहिए नहीं है। अभी हम जस्ट अपना, हमें समझ आ जाए कि डाटा पोस्ट सही से हो गया, कोई एरर तो नहीं आया, इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ लिख दिया। या फिर हम लिख देते हैं प्रोडक्ट एडिड सक्सेसफुली। ठीक है, और अब हमने ये तो कर लिया है। अब हमने HTML में जाके एक बटन और बनाना है, उसको कर देना है पोस्ट डाटा, और यहाँ से भी इसको कर देना है पोस्ट। ठीक हो गया, और इसको हम यहाँ पे जाके देखते हैं। हमने किया पोस्ट डाटा, उसने क्या कर दिया, रेफरेंस एरर प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड, यानी कि आपका एरर है, प्रोडक्ट का एंड पॉइंट नहीं है। तो प्रोडक्ट का एंड पॉइंट नहीं है, प्रोडक्ट्स का एंड पॉइंट है। तो देखते हैं हमारे पास कहाँ पे गलती आ रही है। अच्छा, उन्होंने ये प्रोडक्ट एक रखी हुई है, वो अभी हमने, अच्छा टाइटल तो दिया ही नहीं अपना, वो देते हैं। हमने अपना डाटा दिया ही नहीं है, और डाटा देखते हैं कि हमने पोस्ट क्या करना है। हमने सारा लिख तो लिया, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन सी प्रोडक्ट है ना। जैसे इन्होंने ये प्रोडक्ट लिख दिया, एक वेरिएबल बना दिया उससे पहले ही। हम वैसे भी कर सकते हैं, यानी कि एक प्रोडक्ट के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर टाइटल भी लिख दिया, प्राइस भी लिख दी, यानी जो भी चीज़ मैंने ऐड करनी है। ठीक है, और उस प्रोडक्ट को हम यहाँ पे डायरेक्टली दे रहे हैं, या फिर हम यहाँ पे ये भी कर सकते थे, हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते और यहाँ पे लहदा लहदा चीज़ें देते। अब पोस्ट करके देखते हैं डाटा, फिर से एरर आ गया अनडिफाइंड का। तो यहाँ पे कट करो। ये जो मैंने किया था ना पहले, जब एरर आ रहा था, ये नहीं किया था मैंने, क्या कहते हैं, ये ऐड नहीं किया था, उससे पहले चल जाता है। ठीक है, ये दोबारा से डेटा आ रहा है, ठीक है, वो एरर आ रहा है, यहीं पे दोबारा लेके जाना है, पीछे से कट कर देना सोचा। अगर ये हमारे पास एरर है कि प्रोडक्ट नॉट डिफाइंड। प्रोडक्ट नॉट डिफाइंड का मतलब ये है कि ये देखें, हमने बॉडी डॉट जेसन डॉट सिंगिफाई में कहा कि ये जो प्रोडक्ट है ना ये ऐड कर दो, प्रोडक्ट में हमने दिया कुछ नहीं है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगानी है। ठीक है, और इसके अंदर हमने लिख देना है डाटा। ठीक है, और इसके अंदर हमने कैसे देना है डाटा, आईडी देनी है, टाइटल देना है, प्राइस देनी है, डिस्क्रिप्शन। अब ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता लग रही हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन से। उसकी डॉक्यूमेंटेशन में उसने बताया हुआ है कि जब आपने देना है ना डाटा, तो डाटा के अंदर आईडी भी हो, टाइटल भी हो, प्राइस भी हो, डिस्क्रिप्शन भी हो, कैटेगरी भी हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसने कहा है ये रिक्वायर्ड है। ये आपने जब कोई नया प्रोडक्ट ऐड करना है तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए उसको ऐड करने के लिए डाटाबेस में, वरना वहाँ पे वो फील्ड्स खाली हो जाएंगी। अब हम पोस्ट डाटा करके देखते हैं। और ये एक और बात बताता चलूँ कि ये सारी जो चीज़ है ना, ये हो रही होती है बैक एंड पे, हमें सामने नज़र नहीं आ रही होती, इसलिए हम कंसोल करा के देख रहे होते हैं। अच्छा, ये हमें दोबारा से एरर आ गया है अनडिफाइंड का। अच्छा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास एरर आ रहा है। ठीक है, लाइन 331 पे, लेकिन हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सक्सेसफुली ऐड हो गई। तो हमारा जो पोस्ट का फंक्शन है वो सही चल गया, लेकिन उसके बाद हमें कोई एरर आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे 331 पे ये एरर है। ठीक है, और ये इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे कैच लगाना था, डन लगाना था, एरर हमारे पास कैच में आते हैं। ठीक है,
अब हम रिफ्रेश करके देखते हैं, पोस्ट करते हैं डाटा अपना, तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो एडिट हो गई है सक्सेसफुली। तो ये हमारा काम है पोस्ट का। गेट का भी हमने देख लिया और हमने पोस्ट का भी देख लिया सारा, कि हमने किस तरह गेट करनी है प्रोडक्ट्स और किस तरह हमने पोस्ट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं क्या चीज़ है जी। नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा यहाँ से अभी नहीं, रुको। नेक्स्ट हमारे पास है जी पुट वर्सेस पैच। अच्छा, पुट क्या होता है? पुट एक मेथड है कि वो पूरी जो आपकी एंटिटी है उसको रिप्लेस कर देता है, और पैच क्या करता है, उसमें से जो चीज़ अपडेट हुई है उसको वो सिर्फ अपडेट करता है, सारी चीज़ों को अपडेट नहीं करता। ठीक है, मोस्टली हम पुट ही यूज़ करते हैं, ये पैच एक नई अपडेट है, मोस्टली अभी पुट ही यूज़ हो रहा है। लेकिन अगर आपके पास ऐसी रिक्वायरमेंट हो गया आपने पैच यूज़ करना है तो आप पैच भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें सिर्फ मेथड चेंज होगा, पुट हो जाएगा, और आपने जो टाइटल अपडेट करना है या जो चीज़ अपडेट करनी है वहाँ पे आप उसकी की लिखेंगे और उसकी वैल्यू लिखेंगे और वो चीज़ अपडेट हो जाएगी। इसको भी हम करके देख लेते हैं। चलिए, अब हमने क्या करना है, अपडेट करना है। ठीक है, तो हमारे पास की डॉक्यूमेंटेशन है और डॉक्यूमेंटेशन में अपडेट कहाँ पे आ रहा है, ये अपडेट ऑफ प्रोडक्ट क्या आ रहा है। ठीक हो गया। अब हम अपडेट कुछ भी कर सकते हैं, टाइटल भी कर सकते हैं, कोई भी चीज़ अपडेट कर सकते हैं, लेकिन हमने किसी एक चीज़ की अपडेट करनी है। जैसे बात है, हमारे पास अगर 20 प्रोडक्ट्स हैं तो उसमें से कोई एक ऐसी है जिसको हमने अपडेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास अ, ये हमारा कोड है सारा, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और समझ लेते हैं फिर लिखने के बाद। सबसे पहले हमने एक प्रोडक्ट का वेरिएबल बनाया है, ठीक है, जो हमने चेंज करनी है। सपोज करते हैं, इसको लिख देते हैं चेंज प्रोडक्ट। चेंज प्रोडक्ट, उसके बाद हमने उसको कहा कि इसका जो भी टाइटल हो उसको इस टाइटल के साथ चेंज कर दो, उसकी जो भी प्राइस हो उसको इस प्राइस के साथ चेंज कर दो। ठीक है, हमने अपना यूआरएल लिखा, बेस यूआरएल हमारा सेम ही है। ठीक है, एंड पॉइंट भी हमारा सेम है क्योंकि प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स के अंदर है। अब ये वन लिखा है, वन का मतलब है आईडी। ये आईडी हम जो भी लिखेंगे उसकी जाके वो जो ये ऊपर वाली चीज़ें हैं टाइटल और प्राइस वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे हमने आईडी लिखनी है जिस भी प्रोडक्ट प्रोडक्ट को आप टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, मेथड हमारा चेंज हो गया पुट के अंदर, और हेडर्स हमारे पास आ गए वही सेम, बॉडी डॉट जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई हमने कर दिया, और यहाँ पे हमने लिख दिया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब है यही वेरिएबल जो हमने ऊपर एक बनाया था। ठीक है, इसका हमने नाम चेंज कर दिया। डॉट देन के अंदर हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है और इसके अंदर हमारे पास डाटा आ रहा है। इस डाटा के बजाय हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रोडक्ट सक्सेसफुली अपडेटेड। ठीक है, और यहाँ पे जाके हम एक नया बटन बनाते हैं अपडेट डाटा का। अच्छा, अब ये देखें, हमने ये बटन तो बना लिया है, तो यहाँ पे आके हमारे पास बटन शो भी हो गया, लेकिन हम इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अपडेट डाटा इज नॉट डिफाइंड, हमने ये फंक्शन नहीं बनाया, ये सिर्फ कोड लिखा है हमने, यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं बनाया हमने, फंक्शन कॉल नहीं हो रहा कहीं से भी। ठीक है, ये फैच फंक्शन को हम भी क्लोज करेंगे एक और फंक्शन के अंदर। ठीक है, कॉन्स्ट अपडेट डाटा इज इक्वल टू एरो फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, और ये हमारा इनक्लोज हो गया। अब ये अपडेट डाटा के अंदर आ गया। अब हम जाके अगर रिफ्रेश करें और अपडेट डाटा को बुलाएं तो जो हमारा, हमने गलत बटन दबा दिया, एक सेकेंड। अच्छा, हमने वहाँ पे फंक्शन चेंज ही नहीं किया। यहाँ पे हम जाके देख लेते हैं दफा। तीसरे पे हमने लिख दिया अपडेट डाटा। ठीक है, और इसकी स्पेलिंग का मसला ना हो तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और अब हम जाके रिफ्रेश करते हैं और हमने इसके कंसोल में क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट सक्सेसफुली अपडेटेड। ठीक है, अच्छा, मेरे ख्याल से सही हो रहा था, हमने वो पढ़ा ही नहीं इसको। अब हमने अपडेट किया है और अब हम देखते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुली अपडेट होती है या कोई एरर आए। तो यहाँ पे क्या आ गया जी, प्रोडक्ट सक्सेसफुली अपडेटेड। अब अगर हम यहाँ पे एरर भी लिख दें, ठीक है, ये जो, ताकि अगर कोई एरर भी हो तो हमें वो भी शो हो जाए। ठीक हो गया। और एक और यहाँ पे मसला है, या फिर हम सारे अब ट्राई करके देखते हैं। हम पहले करते हैं, फेच करते हैं डाटा को। ठीक है, तो उसने डाटा तो फेच कर दिया, लेकिन उसने 313 लाइन पे एक एरर भी दिया है अनडिफाइंड का। तो 313 लाइन पे जाते हैं, तो यहाँ पे ये देन है, जैसे हमने पहले भी सही किया था पोस्ट वाले में, तो ये कैच आना है, एरर जब भी आना है तो कैच में आना है। अब हम फैच करके देखते हैं अपना डाटा।
ये हमारा सारा डाटा हमें रिसीव हो गया। देखें ये सॉल्विंग आईडी पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, ये सारा कुछ पड़ा हुआ है। जैसे हम वन वाली आईडी को बुला रहे थे ना, ऐसे ही अब हमने किया पोस्ट डाटा को, तो प्रोडक्ट एडिड सक्सेसफुली, पोस्ट हो गया ना डाटा। अब हमने किया अपडेट, तो प्रोडक्ट सक्सेसफुली अपडेटेड। तो इस तरह हमने फैच भी कर लिया डाटा, यानी गेट भी कर लिया, पोस्ट भी कर लिया और पुट भी कर लिया। लास्टली हमारे पास है कि डिलीट कैसे करना है हमने डाटा को, उसको देख लेते हैं। अच्छा जी, डिलीट करना है जब हमने किसी रिसोर्स को अपने सर्वर से, तो हमने क्या करना है, उसका यूआरएल लिखना है, उसकी आईडी लिखनी है, ठीक है। अपना एंड पॉइंट पोस्ट प्रोडक्ट, यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स है ना, प्रोडक्ट्स, उसके बाद जिस भी आईडी को आपने डिलीट करना है, यानी जिस भी प्रोडक्ट हो उसकी आईडी लिखनी है, मेथड लिखना है और बस खत्म। इतना सिंपल सा। बाकी भी चीज़ें आप लिख सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट वो खुद भी ले लेता होता है। इसको हम करके देख लेते हैं एक दफ़ा। अच्छा, अब हमारे पास डिलीट अ प्रोडक्ट पे हम जाएंगे। डिलीट अ प्रोडक्ट में हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है ये सारा, हम इसको कॉपी कर लेते हैं एक दफ़ा। इसमें हम कमेंट्स भी ऐड कर लेते हैं ताकि हमें समझ आए हम कर क्या लेते हैं। गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, अपडेट रिक्वेस्ट, और अब हमारे पास आ गया डिलीट रिक्वेस्ट। ठीक हो गया। और यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं। हमारे पास सिंपल सी चीज़ क्या हो रही है, हम ये ले रहे हैं, इसको पहले हम सबसे पहले फंक्शन में क्लोज करते हैं। कॉन्स्ट डिलीट रिक्वेस्ट, इसके अंदर हम एरर की स्टेट भी ले लेते हैं। अच्छा जी, इसमें हमारे पास डिलीट हो रहा है, मेथड का डिलीट हमने लगा दिया और कुछ भी नहीं लगाया। बाकी चीज़ें भी आप लगा सकते हैं, अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हमने अपना यहाँ पे कंसोल क्या कराना है, प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे हम एक फंक्शन बना देते हैं डिलीट डाटा का। और अब इसको हम चला के देखते हैं। हमने रिफ्रेश किया, डिलीट डाटा किया, हमारे पास क्या आ गया, डिलीट डाटा इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। डिलीट रिक्वेस्ट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको डाटा कर देते हैं। अब हम रिफ्रेश करते हैं और दोबारा से करते हैं डिलीट डाटा, तो क्या आ गया, प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, यानी कि हमारा डिलीट भी हो रहा है, अपडेट भी हो रहा है, ठीक है, पोस्ट भी हो रहा है और फैच भी हो रहा है डाटा। चारों हमारे जो मेन कह लें कि चीज़ें हैं वो हो रही हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास कुछ बचा है या हमारा डन हो गया काम। एक्चुअली लास्टली हमारे पास है कि इसके फ़ायदे हमारे पास क्या हैं। हम पहले ये यूज़ करते थे XML HTTP रिक्वेस्ट, अब हम यूज़ करते हैं फैच, तो हमारा काम आसान हो गया, ठीक है। सिंपलर सेंटेक्स है, इसका थोड़ा सा मुश्किल सेंटेक्स था। बिल्ट इन ब्राउज़र है, ब्राउज़र्स के अंदर ही हमारे ये काम किया जाता है। सपोर्ट करता है एसिंक्रोनस को और अवेट के फंक्शन को, जो हमने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में पढ़े हुए हैं। और हमारा जो कोड है वो क्लीन होता है और रीडेबल होता है। तो ये था जी आज का लेक्चर है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आपको फेक एपीआई बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी, पब्लिक एपीआई बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी, उसके साथ खेलें, उसके साथ कोडिंग करें, तो आपको काफ़ी क्लियरली समझ आएगी कि एपीआई इंटीग्रेशन कैसे होती है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।